आज पंचांग का फ्री वेबिनार है, फ्री डेमो क्लास है, जो लेने वाले हैं हमारे चोपड़ा सर, लाल किताब विशेषज्ञ, पंचांग विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, फार्मिस्ट। इन सुनील चोपड़ा सर पूना से हैं और यहाँ हमारे साथ काफी नए लोग भी जुड़े हैं आज, तो उनके लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बताना चाहते हैं। वीआईपी एस्ट्रो 2012 से वीआईपी एस्ट्रो हमारे फाउंडर जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, रतन बबरवाल सर जी उन्होंने स्टार्ट किया था, जो 2016 में ये रजिस्टर्ड हुई कंपनी एक तरह से। और तब से रतन बबरवाल सर फार्मिस्ट्री सिखाते आ रहे हैं वीआईपी एस्ट्रो के माध्यम से, जो कि सर्टिफाइड कोर्स है और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है। और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है पंचांग का कोर्स, अब स्टार्ट होने वाला है कमिंग वीक से, जिसका आज फ्री डेमो है। सुनील चोपड़ा सर लेने वाले हैं, पंचांग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पूना से हैं। सर आप प्लीज करिए स्टार्ट। जी धन्यवाद प्रीति जी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा हूँ, पुणे में रहता हूँ। मैं जो है 24 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लाल किताब, वैदिक, केपी, पंचांग, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, इस तरह की काफी विधाओं की जानकारी ली है और इसके ऊपर क्लासेस भी लेता हूँ। ये पंचांग की मेरी दूसरी क्लास है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहले एक क्लास में ले चुका हूँ, ये दूसरा जो है पंचांग का कोर्स मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आज उसकी एक डेमो क्लास है और मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है। और ये यूट्यूब चैनल जो है, इसमें कम से कम 250 एपिसोड्स है मेरे, 250 एपिसोड्स है, जो कि सारे विषयों के ऊपर है, जिसमें न्यूमरोलॉजी भी है, पंचांग भी है। वो है एस्ट्रो सुनील चोपड़ा के नाम से। तो आप लोग देखना चाहे तो उसमें वो भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे विषय की जानकारी देने जा रहा हूँ जिसकी कि आप लोगों को बहुत आवश्यकता है। एक कॉमन जानकारी है ये। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी जैसा कि मैं सोचता हूँ सभी लोगों को होना बहुत आवश्यक है, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या नहीं है। इसमें एस्ट्रोलॉजर होने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉमन जानकारी है जो कि हमारे पूर्वज इस जानकारी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। और पूर्व में अगर देखा जाए तो पहले गुरुकुल में जो विद्या होती थी वो यही चीजें पढ़ाई जाती थी, जिसमें वेद पढ़ाए जाते थे और जिसमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया जाता था। एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से पढ़ाई जाती थी और ये पंचांग और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें और शस्त्र का ज्ञान, ये सारी चीजें हमारे गुरुकुल में ये सबसे पहले हमारे पूर्वजों को मिली थी। तो उसी के अनुसार वो चलती आ रही है और आज भी लोग जो पुराने हैं वे सब जानते हैं। लेकिन हम लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं तो पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिससे कि हम इन चीजों से काफी पीछे रह गए। तो हम सब्जी क्या है? जी सर, जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। पराठा खा लो। सर आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट कर देती हूँ। आप ऑलरेडी सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप होस्ट ऑलरेडी है। हो गया, म्यूट ऑल कर दीजिए। जी, तो मैं बता रहा था कि आज हम इस विषय से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, जो कि हमारी एक जनरल नॉलेज हुआ करती थी। इस नॉलेज के आधार पर हमारे पूर्वज जो है पूरे के पूरे 9 ग्रहों को कंट्रोल में रखते थे, जिससे कि उनके पास में समस्याएं नहीं होती थी। अब चूंकि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते हमें हमारी पुरानी सभ्यता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इस विषय की जानकारी और हमारी जो संस्कृति है उसकी जानकारी लेना हमें बहुत आवश्यक है। अगर हम इसकी जानकारी लेंगे तो हम आगे भी इसको दे सकेंगे अपनी आने वाली बच्चों को, आने वाले समाज को, हर जगह ये जानकारी दे सकते हैं। तो क्या इस प्रकार की जानकारी आप लेना चाहेंगे?
अगर आप ये जानकारी इस टाइप की लेना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में यस जरूर लिख दें। चैट बॉक्स में यस लिखें कि आप अगर चैट बॉक्स में अपने यस लिख दें जो लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो उससे क्या लगता है कि आप लोग मेरे टच में हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं अच्छी तरह से और समझ रहे हैं। मीटिंग चालू है, वो म्यूट करने का। मैडम सभी को म्यूट कर दीजिए एक बार प्लीज। सर मेरे ऑप्शन आ नहीं रही, आप कर दीजिए। मैं करता हूँ। जी काफी लोगों ने यस लिखा है, तो काफी खुशी हुई ये देख के कि काफी लोग जो है ये सुनना चाहते हैं कि हमें अपने हिंदुत्व होने के नाते हमें जो है अपने ग्रहों के बारे में और अपने शुभ समय के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर किसकी आवाज आ रही है? सर म्यूट ऑन नहीं हुआ है, अभी भी पेंडिंग है, म्यूट ऑन नहीं किया आपने। मैंने म्यूट ऑन किया था, शायद कोई नया जुड़ा होगा तो। नहीं मेरा भी तो ओपन है ना सर। सबको बोल दीजिए कि सबको कह दीजिए कि वो लोग खुद ही कर लें अपने आप से। हाँ मैंने लिखा है लेकिन किसी ने किया नहीं। ओके, यस अब हो गया। हो गया म्यूट। ठीक है सर, आप करिए स्टार्ट। हाँ आप लोगों ने यस लिखा है तो आप ये चीज सुनने को तैयार हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज जो है उन लोगों को सबको पता होता था कि अमावस कब है, पूर्णिमा कब है, कौन सी तिथि कब होती है, इनके बारे में उनकी जानकारी होती थी। कौन सा माह चल रहा है वो हिंदू पद्धति से ही अपना नाम माह बताते थे। जैसा कि अभी हमारा हिंदू का नववर्ष प्रारंभ हुआ है 9 अप्रैल को, तो ये चैत्र का महीना है। चैत्र का महीना हमारे वर्ष का सबसे पहला महीना होता है, तो चैत्र का महीना हमारे नववर्ष का होता है। अभी तक हम क्या जानते हैं कि हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन हिंदू पद्धति के अनुसार हमारा जो नया साल है वो चैत्र के महीने में स्टार्ट होता है, जो अभी भी हुआ है। और अभी नवदुर्गे चल रही हैं, इसमें भी तिथियां रहती हैं, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि। तो ये सारी चीजें हमारे पूर्वज जो है ये जानते थे। अब जैसे अमावस है तो अमावस में हमारी माता जी कहती थी कि आज पूरी सब्जी बनाना है, लोगों को दान करना है, क्योंकि अमावस जो है पितरों का दिन होता है। तो इस प्रकार की जानकारियां हमारे पूर्वजों को पहले से ही थी। क्योंकि देखिए जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अक्सर हमारे पूर्वज दो चीजें पूछते थे कि बच्चे को मूल तो नहीं पड़े। आज कोई नहीं पूछता कि मूल क्या होते हैं, आज लोगों को पता ही नहीं। और बच्चे का पाया क्या है, पाया शब्द आपने सुना ही नहीं होगा। तो बच्चे का पाया पूछा जाता था। पाया मतलब पैर, कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसका पैर कैसा है, क्या वो कुछ देने आया है या हमसे कुछ लेने आया है। ये सारी चीजें पाए के अनुसार से पता चलती हैं। उसकी जानकारी के अनुसार ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ती हैं। जिस तरह की 4 प्रकार के पाए बताए गए हैं, चांदी का पाया, सोने का पाया, लोहे का पाया और तांबे का पाया। तो ये सारी जानकारियां अगर हमें होती हैं तो हम जो है अपने ग्रहों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिंदू पद्धति के अंदर सबसे अधिक महत्व जो दिया गया है वो चंद्रमा को दिया गया है।
हमारी हिंदू पद्धति में चंद्रमा के आधार पर ही सारी गणनाएं की जाती। और दूसरा है सूर्य। सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह हैं, इन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, हम लोग इनको आराम से देख सकते हैं। तो चंद्रमा है और सूर्य है, इनके आधार पर हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे विद्वानों ने गणना करके पंचांग का निर्माण किया है। और तीसरा आता है नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों के आधार पर ये सारी गणनाएं की जाती हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि चंद्रमा 27 दिनों में 27 नक्षत्रों पर भ्रमण करता है। तो ये क्या है, जो 27 नक्षत्र हैं, जो हमें आकाश में तारे दिखाई देते हैं और कुछ तारों के समूह भी दिखाई देते हैं, जो समूह है उन्हें हम राशियां कहते हैं और जो तारे हैं उनको नक्षत्रों का नाम दिया गया है। तो इस तरह से हमारे आकाश के अंदर 27 नक्षत्र हैं और ये 27 जो नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। ये राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी जिनका विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ और उन्हें नक्षत्रों में स्थान मिला। तो इस तरह से 27 नक्षत्र जो है चंद्रमा की पत्नियां हैं और चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र पर भ्रमण करता है, पूरा एक दिन एक नक्षत्र में रहता है। इस प्रकार 27 दिनों के अंदर चंद्रमा जो है वह पूरा भ्रमण कर जाता। जब चंद्रमा किसी भी नक्षत्र में पहुंचता है तब उस नक्षत्र की एनर्जी चंद्रमा के अंदर आती और उसी का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। इसी तरह से हमारी जो राशि निकलती है, हम चंद्रमा के नक्षत्र किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उस नक्षत्र के अनुसार उसी का नाम रखकर पहला अक्षर लेकर हमारी राशि का निर्माण होता है और उसी का प्रभाव, उस नक्षत्र का प्रभाव हमारे ऊपर पूरी जिंदगी में रहता है कि जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम कैसे होंगे। तो ये सारा वर्णन जो है इस नक्षत्रों और चंद्रमा के आने जाने के हिसाब से होता है। इसी तरह से देखा है कि कुछ योग भी बनते हैं। अब ये योग कैसे बनते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि आज एक अच्छा योग था, आज मेरे सितारे अच्छे थे तो मेरा काम हो गया, हमारे सितारे बुलंद थे जिससे आज हम काम में सफल। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक मिनट, ये सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र का एक कॉम्बिनेशन होता है। आपने देखा होगा जब पंचांग का निर्माण होता है तो उसके अंदर चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेके उसी हिसाब से उनका वर्णन किया जाता है। तो ये तीनों के आधार पर हमारे शुभ समय और खराब समय निकलते हैं। जब चंद्रमा हमारी राशि से 4, 8, 12 होता है तो उसको अच्छा नहीं माना गया। हमारी राशि से जब चंद्रमा 4, 8, 12 होता है तो उसको अच्छा नहीं मानते। इस तरह से कई योग बनते हैं, उन योगों के आधार पर ये शुभ योग भी होते हैं और खराब योग भी होते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन और इन चीजों को हमारे जो पूंजीपति लोग हैं, जिसे बिलियनियर कहते हैं, धनवान लोग कहते हैं, ये भी एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ये अपने सब कार्य शुभ समय को देखकर तभी करते हैं। यदि आप अपने शुभ समय पर देखकर शुभ नक्षत्रों के हिसाब से अपना कार्य करेंगे तो आप सफलता प्राप्त करते हैं और यदि शुभ समय पर कार्य नहीं करते तो आप असफल हो। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो शुभ समय जरूर देख के करते हैं। नासा भी जब यान को छोड़ता है वो भी मुहूर्त निकाल के यान को छोड़ता है चंद्रमा पे जाने के लिए। वैज्ञानिक भी शुभ समय का वर्णन करते हैं और शुभ समय को देखकर ही वो अपने सारे कार्य करते हैं कि किस समय चंद्रयान को छोड़। अब ये शुभ समय कैसे निकालें, किस तरह से निकालें, कब होते हैं, कैसे बनते हैं। और जब हम पंचांग देखते हैं तो हमें लगता है कि इतना उलझा हुआ होता है कि हमारी समझ में नहीं आता, हम उसे बंद करके रख देते।
क्योंकि अलग अलग जगह का पंचांग भी अलग अलग होता है। ये जो शुभ समय मैं आपको बता रहा हूं जो होता है, ये शुभ समय लोकेशन के हिसाब से भी होता है। आप किसी भी जगह का पंचांग लेकर अपनी जगह पर वो कार्य नहीं कर सकते, उसको शुभ समय नहीं मान सकते, क्योंकि शुभ समय जो निकलता है वह सूर्य के उदय होने के अनुसार निकलता है। हमारी जो एक तिथि मानी गई है, एक सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक के लिए एक तिथि को माना गया है। तो जब सूर्य उदय होता है उसके अनुसार ही सारी गणनाएं होती है। अब यदि सूर्य उदय किसी जगह पर अलग समय पे होता है, किसी जगह पर अलग समय पे होता है, अगर हम दूसरी जगह का पंचांग, मान लो महाराष्ट्र का पंचांग हम लोग हिमाचल प्रदेश में यूज करते हैं, तो दोनों के सूर्य उदय का समय अलग अलग होगा, तो गणनाएं गलत हो जाएंगी। तो हमें जब कोई भी पंचांग यूज करना है, कोई पंचांग देखना है, तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी ही जगह का, अपने ही शहर का पंचांग लेना चाहिए। उस पंचांग को देखकर जब हम उसका वर्णन निकालेंगे, उसके योग निकालेंगे, उसके शुभ समय निकालेंगे, तब हमारा कार्य जो है सफल होगा। उसी अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पंचांग होता क्या है। ये तो मैंने बताया कि अगर शुभ समय पर ही कार्य करेंगे हमारे कार्य सफल होंगे। तो हमारे कार्य सफल करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो उसके लिए हमें पंचांग को देखना है। पंचांग क्या चीज होती है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। क्या आप लोग जानकारी लेना चाहेंगे? अगर आप लोग पंचांग के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में यस जरूर लें। थोड़ा मेरे भी गले को आराम पड़ जाएगा ना 2 मिनट। जी हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल सर। वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने तो म्यूट कर दिया है, और सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे अब ये जानने के लिए यस, बहुत अच्छा। तो मैं अब आपको पंचांग के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। एक्चुअली क्या है, पंचांग जो शब्द बना है ये 5 अंगों से बना है। पंचांग मतलब 5 अंग। 5 अंग में क्या आता है? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। ये 5 चीजें जो हैं ये पंचांग के अंदर आती। इन्हीं के आधार पर हम सारी चीजों का वर्णन करते हैं, सारे शुभ मुहूर्त निकालते हैं, सारे शुभ योग निकालते हैं, कौन सा कार्य कब करना चाहिए। हमें मकान में जाना है, किसी नए मकान में, तो उसके लिए हमें शुभ समय कब देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए, वो शुभ समय कब होगा। अगर हमें निकालना नहीं आएगा तो हमें दूसरे किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा। जैसे उस दिन कविता जी, सरिता जी हमसे पूछ रही थी, कह रही थी कि मुझे मकान में एंट्री करना है, और मैं पंडित जी से पूछ रही हूँ, इतने दिन हो गए, तब जाके उन्होंने बताया। इतने दिनों बाद मुझे मालूम पड़ा कि हमें मकान में कब एंट्री करना। और हम अगर हमें इस चीज के बारे में खुद ही जानकारी होगी तो हम पंचांग देख के वो शुभ समय कौन सा है, कैसे निकाले, हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या है, तिथि देखना, वार देखना है, क्योंकि तिथि जो है हमारी 30 तिथियां होती हैं, जिसको कि हमारे विद्वानों ने 15-15 दिनों में बांटा है। 15 दिन पहले, तो 15वां दिन जो होता है, एक पे अमावस आती है, वो दूसरे 15 दिन पे पूर्णिमा आती है। और ये तिथियों के नाम भी हमारे थोड़े अलग प्रकार के हैं, जैसे हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस कहते हैं। इस तरह से हमारे हिंदू पद्धति के सब तिथियों के अलग अलग नाम है। और ये 15-15 दिन, जो 2 15-15 दिन के सेट बनाए गए हैं, एक में क्या रहता है, कृष्ण पक्ष होता है, एक में शुक्ल पक्ष होता है। यानी कि 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। 1 बजे रात को या 25 बजे, क्योंकि हमारा जो पंचांगों में मास है ये चंद्रमा के आधार पर चलता है। नहीं, सुबह तक होती है हिंदी तारीख। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से हम देखते हैं, जब अलग अलग दिन में हमें अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है, उसके अलग अलग रूप होते हैं। कभी छोटा सा दिख रहा है, कभी बड़ा दिख रहा है, कभी उससे बड़ा दिख रहा है। तो ये जो अंतर है
यहाँ से भी पहले हमारे पूर्वज जो है चंद्रमा को देखकर तिथि का अंदाजा लगाते के हिसाब से 24 बजे हो जाता है। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है उसको हम अमावस कहते हैं। और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसमें 24-12 सॉरी जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है उस दिन हम पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता उसको हम अमावस कहते हैं। उल्टा बोल गया। तो इस तरह हमारा चंद्रमा और अमावस होता है। तो पूर्णिमा के बाद में चंद्रमा जो है घटने लगता है। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा आती है तो उसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटता चला जाता है और घटते घटते वो लोप हो जाता है लास्ट डे, जिसको कि हम अमावस। तो इस तरह से चंद्रमा जब जो है बढ़ने लगता है तो 14-15 दिनों में बढ़कर पूरा हो जाता है। तो इसका ये चक्र है चंद्रमा का। तो दो भागों का ये रहता है, एक अमावस का और एक पूर्णिमा। तो इसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो पक्ष हम लोग कहते हैं। तो अमावस के उपरांत जो है चंद्रमा फिर बढ़ने की ओर शुरू हो जाता है, जिसको कि हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्योंकि उस समय क्या है, चंद्रमा बढ़ रहा है, बढ़ोतरी की ओर है। तो जब चंद्रमा बढ़ोतरी की ओर है, शुक्ल पक्ष में ही ज्यादातर हम सब कार्य करते हैं। तो शुक्ल पक्ष को देखना अच्छा होता है और शुक्ल पक्ष में कार्य करना शुभ रहते हैं। तो अमावस के बाद जब बढ़ता चंद्रमा आता है तो उसको शुक्ल पक्ष, और जब पूर्णिमा के बाद घटना शुरू हो जाता है तब उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से 15-15 दिन के पखवाड़ा भी कहते हैं, पखवाड़े बने हुए, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का हमारा दिन रहता है। और एक तिथि जो है हमारी सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक हमारी एक तिथि हिंदू पद्धति में मानी गई। जबकि आप देखें अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रात को 12 बजे हमारा वार बदल जाता, लेकिन हिंदू पद्धति में हमारा वार नहीं बदलता। जब तक कि दूसरा सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक हमारा वार चेंज नहीं होता। तो इस तरह से तिथियों को जो है 5 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया गया। तिथियां भी कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। कई तिथियों के फल अच्छे होते हैं, कई तिथियों के फल अच्छे नहीं होते। मोटी मोटी चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डेमो क्लास है, पूरा पंचांग पढ़ाना तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार की तिथियां होती हैं, जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये 5 प्रकार की तिथियां। इसमें कुछ तिथियां अच्छी हैं, कुछ खराब है। जैसे भद्रा, आपने नाम सुना। भद्रा ये तिथि अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें पूजा पाठ के ही कार्य किए जाते हैं, दूसरे कार्य नहीं करते। भद्रा जो है शनि की बहन थी, तो शनि की बहन ने काफी उपद्रव मचाया था। तो ब्रह्मा जी ने इसको भी एक करण में स्थान दिया, जिसे निष्ठीकरण कहते हैं। तो इसका जो है, इसके समय में शुभ कार्य नहीं किए जाते। अभी जैसे होली आई थी, आपने देखा होगा, होली के दिन भद्रा पड़ रही, भद्रा तिथि थी, भद्रा आ रही थी, तो होली रात को 11-11:15 बजे जलाई गई, क्योंकि जबकि टाइम 8-9 बजे का होता है। लेकिन भद्रा की समाप्ति जो है वो 11:10 पे हो रही थी, और 11:10 के बाद फिर होलिका किया। इसी तरह से राखी पर भी यही होता है। रक्षाबंधन जो होता है, अगर भद्रा आ जाए तो राखी नहीं बांधती बहनें अपने भाइयों। तो ये तिथियों का मेन चीजें हैं, हमें इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि कौन सी तिथि अच्छी है, कौन सी तिथि खराब है। उस तिथियों के अनुसार हम अगर कार्य करें तो हमारे कार्य काफी शुभ फल देते हैं। अब भद्रा के अंदर इस तरह के कार्य कर लेंगे अपने, तो नेचुरली है कि वो खत्म होगा। इसी तरह से तिथि का क्षय भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये तिथि क्षय हो गई, है ही नहीं। और तिथि जो है कभी कभी 24 घंटे से कम होती है और कभी 24 घंटे से अधिक भी होती है। 19 से लेके 26-28 घंटे तक तिथि का तेज हो गई, टाइम बताया गया। तेज हो गई। तो जब सूर्य उदय के बाद कोई तिथि शुरू होती है और दूसरे दिन सूर्य पूर्व से समाप्त हो जाती है, तो वो उस तिथि का क्षय हो जाता है। क्या होता है कि हम लोग जो मानते हैं, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है, उसी तिथि को पूरे दिन की तिथि मानते हैं। मान लो सूर्य 6 बजे उदय हुआ,
उस समय द्वितीया तिथि थी और 6:30 पर द्वितीया तिथि समाप्त हो गई और 6:30 से द्वितीया तिथि शुरू हुई और उधर से सूर्य उदय होने से पहले समाप्त हो गई। अब द्वितीया के बाद तृतीया लग गई 6:30 पर और तृतीया समाप्त हो गई सूर्य उदय होने से पहले 6 बजे। सूर्य उदय हुआ 6:05 पर या 10 मिनट पर, तो क्या हुआ, चतुर्थी लग गई। तो वो जो तृतीया तिथि है उसका क्षय हो गया, उसको काउंट नहीं कर। इस तरह अधिक तिथि अधिक मास भी होते हैं, अधिक तिथियां भी होती हैं, तिथियां बढ़ भी जाती है, 2-2 दिन तिथियां रहती हैं। तो तिथियों का भी इस तरह से वर्णन होता है जिसके बारे में अगर आप लोग आगे चल के ये पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो ये मैं एक कोर्स भी चालू कर रहा हूँ। ट्यूसडे से मेरा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, 6 दिन का मेरा कोर्स है ये। तो इसमें मैं आपको ये सारी चीजों का, पंचांग का वर्णन, मुहूर्त कैसे निकालते हैं और मैचिंग कैसे करते हैं, लड़का लड़की की मैच कैसे करें, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसका जो अष्टक वर्ग होता है उसको कैसे निकालते हैं, अष्टकूट मिलान कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें आवश्यक है, क्या क्या चीजें आवश्यक नहीं है, इस बारे में पूरी जानकारी, ये सारी चीजों की जानकारियां अपने कोर्स में मैं आपको दूंगा। अभी तो मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक चीज मेन आती है गंडमूल नक्षत्र। इसकी जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके मूल तो नहीं पड़े। यदि मूल पड़े होते हैं तो उसमें काफी दिक्कतें होती हैं, हमें उसका पूजन कराना होता है। तो ये मूल वाले नक्षत्र कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। जैसे कि 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। 27 नक्षत्र के और 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह जो है, पहले अगर 9 नक्षत्र ले लेंगे तो 9 ग्रह खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में जब 10वां नक्षत्र स्टार्ट होता है फिर जो पहला ग्रह है केतु, वहां से वो स्टार्ट होता है। तो ये एक जंक्शन है, 9वां ग्रह और 10वां ग्रह, 9वां नक्षत्र और 10वां नक्षत्र। तो इस जंक्शन को हम जो है मूल नक्षत्रों के रूप में मानते हैं। जैसे कि अश्विनी और अश्लेषा। अश्विनी जो है चौथे भाव में आखिरी नक्षत्र है और 5वें भाव का अश्लेषा पहला नक्षत्र है। तो अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र ऐसे नक्षत्र हैं जिसको कि हम लोग मूल नक्षत्र कहते हैं। अगर इस नक्षत्रों में बच्चा पैदा होता है हम उसको बोलते हैं कि ये गंड मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो ऐसे बालक का 27 दिनों बाद जब दोबारा से वही नक्षत्र आता है तो उसकी पूजा यानी कि शांति कराई जाती है। इस तरह से गंड मूल का वर्णन रहता है। और दूसरा रहता है कि पाया, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि हमारे जो पूर्वज हैं ये 2 चीजों का सबसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कि बच्चे में मूल पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, या इसका पाया कौन सा है, पैर कौन सा है। तो वो भी इसी के हिसाब से, कुंडली के चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से पाया और पैर का पता चलता है। उससे पता लगाते हैं। 4 प्रकार के ये पाए होते हैं, चांदी का पाया, तांबे का पाया, सोने का पाया और लोहे का पाया। इस तरह से पायों से ही कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। वैसे चांदी का पाया सबसे शुभ माना गया है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। अगर चांदी के पाए में बच्चा पैदा होता है तो उसको हम शुभ मानते हैं। अदरवाइज वो अच्छे नहीं होते। तो कई स्थितियों में पिता जो है बच्चे का 27 दिन तक मुंह नहीं देखता है तो पिता के ऊपर भारी होता है। किसी जगह पर माता के लिए भारी होता है, किसी जगह पर बच्चे के लिए स्वयं के ऊपर भारी होता है। तो ये जैसे अपन इन नक्षत्रों का विवरण करेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे, तो वो नक्षत्र आएंगे कि कौन सा पिता के लिए भारी है, कौन सा माता के लिए भारी है। तो इस तरह से इन चीजों का ज्ञान होना हमारी लाइफ के अंदर बहुत आवश्यक है। अगर ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होंगी तो हम जो है खुद ही ये सारी चीजें देखकर उनका जो है इलाज कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और होता है शुभ समय, अशुभ समय जो कहते हैं राहु काल। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में नहीं करना चाहिए। आप दिन में हमेशा कम से कम
आपको राहु काल जरूर देखना है कि राहु काल तो नहीं चल रहा। अगर कोई भी आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आप राहु काल में ना करें। तो आप राहु, वैसे तो अपना अखबार के अंदर पंचांग डेली का आता है, आप उसमें देख सकते हैं, गूगल है उसमें देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि इनके निश्चित है कि कौन कौन सा राहु काल किस किस वार को कब कब होता है। जैसे रविवार है, उस दिन राहु काल जो है 4:30 बजे शुरू होता है तो 6 बजे तक रहता है। ये 1.5 घंटे का होता है राहु काल, और ये हर जगह पर थोड़ा सा समय का अंतर जरूर आता है सूर्य उदय के अनुसार। और सोमवार को जो है राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। मंगलवार को दोपहर 3 बजे शुरू होता है राहु काल और 4:30 बजे तक रहता है। इसी प्रकार बुधवार को दोपहर 12 बजे राहु काल स्टार्ट होता है और 1:30 बजे तक रहता है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से राहु काल शुरू होता है और 3 बजे तक रहता है। और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर दोपहर को 12 बजे तक रहता है। और शनिवार को शाम को सुबह 9 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक रहता है। इस तरह से ये राहु काल के फिक्स समय है। अगर हम इसको देख लेंगे, नोट करके अपने यहाँ रख लेते हैं किसी कॉपी के अंदर, तो हम डेली का राहु काल का समय अंदाजन निकाल सकते हैं कि किस समय राहु काल है। अगर हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य है जो एक शुभ संकेत देता है हमें, तो हमें इस समय को अवॉइड करना चाहिए, इस समय वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीजें हैं ये, और कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। इस तरह से चौघड़िया होती है, हमें चौघड़िया का भी थोड़ा सा ज्ञान हो। जो चौघड़िया है वह जो है दिन की भी चौघड़िया होती है, शाम की भी चौघड़िया होती है। उसमें भी शुभ समय होता है, चर समय होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम जो है अपने हिसाब से देखकर हम ये सारी चीजों का पता लगा सकते हैं कि कौन सी चौघड़िया चल रही है, शुभ है, अशुभ है, द्वेष वाली है, चंचल है, चर है। तो वो समय ले सकते हैं और राहु काल को अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये 2-3 चीजों का भी ज्ञान होगा तो हम जो रोजमर्रा के कार्य करते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, तो उनका अगर हम इस चीजों का ध्यान रखते हुए करेंगे तो हमारे कार्य सफल होंगे, हमें परेशानियां नहीं आएंगी। तो इस प्रकार हम परेशानियों से दूर रह सकते हैं, हम अपनी परेशानियों को अवॉइड कर सकते हैं अगर ये छोटी छोटी जानकारियां हमें पता हो। तो ये जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये एक कोर्स है हमारा 6 दिन का। ये कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और इस कोर्स में मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको क्या क्या चीज बताने वाला हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ आपको। मेरी कोर्स डिटेल है, दिखाई दे रहा है प्रीति जी? हाँ, ये मेरी कोर्स डिटेल है, जिसमें मैं आपको पंचांग के 5 अंग बताने वाला हूँ। तिथि के बारे में पूरी डिटेल, तिथियां कैसे बनती हैं, कौन कौन सी तिथियां होती हैं, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। वार के बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ, हर वार का अपना अपना एक ग्रह होता है। उसके बाद नक्षत्रों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ आपको, 27 नक्षत्र, इनके बारे में, करण, योग, ये 5 जो अंग हैं पंचांग के, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। नक्षत्रों के गुण, पाया, उसके बारे में पूरी डिटेल, पाए की वार के अनुसार राहु काल, जो कि आज मैंने बता ही दिया आपको। पंचांग को पढ़े कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पंचांग को कैसे देखें। तो वो वर्णन कि आप पंचांग को कैसे पढ़ेंगे, आपको कैसे समझना। तो पंचांग को पढ़ना सिखाऊंगा मैं। वैसे पंचांग ये नहीं है
कि कई लोगों के सवाल होते हैं, सब कौन सा पंचांग? पंचांग सब जगह के अलग अलग होते हैं अपने स्थान के अनुसार, तो उनका जो वर्णन होता है, मेन चीजें सारी एक ही होती है सारे पंचांगों के। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा समय का अंतर आता है सूर्य उदय के अनुसार, क्योंकि सब जगह सूर्य उदय का समय अलग अलग है, तो उनके समय का थोड़ा थोड़ा अंतर हर किसी पंचांग में आता है। इसीलिए हमें पंचांग ऐसा लेना चाहिए जो कि हमारे शहर के से अकॉर्डिंग। इस तरह से अधिक मास होता है, अभी जैसे इस साल अधिक मास रहा था, 1 महीना बढ़ के आया था, इसके बारे में जानकारी। चौघड़िया, दिन की चौघड़िया क्या होती है, रात की चौघड़िया क्या होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी। कौन सी चौघड़िया किसके समय कैसे बनती है, मंगल दोष के बारे में, क्या क्या मंगल दोष होते हैं, इनके परिहार क्या क्या होते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है। कुंडली मिलान, अष्टकूट मिलान जो होता है, डेट ऑफ बर्थ है तब कुंडली मिलान कैसे करें, और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो नाम से कुंडली मिलान कैसे करें। नाम से भी कुंडली मिलान किया जाता है, हमारे पंचांग के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, उसमें लताएं दी है, कितनी लता हो उसके ऊपर वर्णन दिया गया है, तो वो हम सारी चीजों का वर्णन करेंगे। विवाह मुहूर्त कैसे निकालते हैं, अगर आपको विवाह मुहूर्त निकालना है, त्रिबल शुद्धि कैसे करते हैं, सूर्य चंद्र और गुरु की त्रिबल शुद्धि कैसे होगी, कैसे हम विवाह की डेट जो है फाइनलाइज करेंगे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और अन्य मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, जमीन का मुहूर्त, आपके गाड़ी खरीदने का मुहूर्त, इस प्रकार जितने भी ये मुहूर्त हैं, ये सारे मुहूर्त निकालना आपको सिखाया जाए। तो इस तरह से ये चीजें सारी की सारी मैं आपको 6 दिन में सिखाने वाला हूँ। एक लिंक मैंने शेयर किया है ग्रुप में, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लिंक आप कनेक्ट कर सकते हैं उस लिंक से।